हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। इसके पहले वाले टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ी थी उत्पत्ति, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति, हिमालय पर्वत का प्रादेशिक विस्तार और सिंटेक्सियल बेंड हिमालय में कौन कौन से हैं। आज हम लोग इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए डिस्कस करेंगे हिमालय पर्वत का महत्व, कि हिमालय पर्वत का क्या क्या महत्व है और किस रूप में हमारे लिए हिमालय महत्व रखता है। तो इसी को हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक जो है ना थोड़ा सा लेंदी है, तो इसलिए विभिन्न पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया है। तो आज का टॉपिक हम लोग क्या है, हिमालय पर्वत का महत्व क्या क्या है। तो हम लोग जब मानसूनी पवनों के बारे में पढ़ेंगे, जब मानसून की उत्पत्ति को पढ़ेंगे, तो वहां पे हम लोग डिटेल से देखेंगे कि मानसून की उत्पत्ति में हिमालय किस प्रकार से योगदान देता है। वहां पे बहुत डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। बस यहाँ पर देख लेते हैं कि मानसूनी पवनों के लिए ये एक अवरोधक के रूप में है, और साथ में हिमालय पर्वत क्या करता है, मानसून की उत्पत्ति में सहायक की भूमिका निभाता है। और ये कहा जाए कि अगर हिमालय पर्वत नहीं होता तो शायद भारत की जो मानसूनी जलवायु है ये इस रूप में नहीं होती, ये किसी दूसरे रूप में होती। तो भारत में जो मानसून की उत्पत्ति होती है, खास करके दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति, उसमें कहीं ना कहीं हिमालय पर्वत का महत्वपूर्ण योगदान होता है। और किस रूप में होता है, जब मानसून हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे। ठीक है, और ये हिमालय क्या करता है कि मानसून की उत्पत्ति में सहायक होता है, और साथ में मानसून का बाइफर्केशन भी कर देता है। ठीक है, मानसून जब हिमालय पर्वत से मानसून की ये जो पौने टकराती हैं, खास करके बंगाल की खाड़ी शाखा, तो ये बंगाल की खाड़ी शाखा क्या होती है, जब हिमालय पर्वत से टकराती है इस तरह से, यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर कि ये मानसून की जो शाखा है, ये हिमालय पर्वत से जब ऐसे टकराती है, ये बंगाल की खाड़ी शाखा, तो इसके पास दो विकल्प होता है। एक विकल्प होता है कि या तो ये पूरब में चली जाए या पश्चिम में चली जाए इस तरह से, और दूसरा विकल्प होता है कि ये हिमालय पर्वत के सहारे क्या करे, ऊपर की तरफ उठे और वर्षा करे। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये हिमालय पर्वत ना होता तो ये मानसूनी पौने कहाँ चली जाती, ये चाइना में चली जाती हैं या और आगे बढ़ जाती हैं। लेकिन हिमालय पर्वत क्या करता है कि अवरोध के रूप में कार्य करता है, और इन मानसूनी पवनों को क्या करता है, ये भारत के इस भाग में और भारत के इधर पूर्वोत्तर वाले भाग में इन पवनों को प्रवाहित करने के लिए पुश करता है या इनको प्रोत्साहित करता है। तो इस रूप में देखेंगे कि हिमालय पर्वत नहीं होता तो यहाँ पर मानसून की उत्पत्ति इस रूप में नहीं होती। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कि और क्या इसका है। तो देखिए क्या है ना, ये भी आप शीतकाल में देखते ही होंगे कि पूरा चाइना है, पूरा यूएसए है या रसिया है, ये क्या है, पूरी तरह से स्नोफॉल से प्रभावित हो जाते हैं, बर्फबारी से बहुत प्रभावित होते हैं और कड़ाके की ठंड पड़ती है। उसका कारण क्या है कि जो ध्रुवीय भाग है, अगर हम लोग ग्लोब को देखें तो देखिए ये भूमध्य रेखा, और भारत कहाँ पर स्थित है, भारत यहाँ पर स्थित है। ठीक है, भारत यहाँ पर स्थित है। अब ये ध्रुवीय क्षेत्रों से क्या है कि ये ध्रुवीय पवनें जिनका टेम्परेचर बहुत कम होता है, ये क्या होती हैं, निम्न वायुदाब क्षेत्र की तरफ प्रवाहित होती हैं, भूमध्य रेखा की ओर प्रवाहित होती हैं। तो यहाँ पर अगर हिमालय पर्वत नहीं होता तो ये ध्रुवीय पवनें क्या हैं, ये निर्बाध रूप से आती, और भारत की जो ये वाला क्षेत्र है, ये ध्रुवीय पवनें क्या हैं, ये उत्तरी गोलार्ध से बिना रोक टोक के दक्षिण की ओर प्रवाहित होते हुए आती, और यहाँ पर क्या करती, ये ऐसे, ये पूरा जो हमारा ये उत्तर भारत का मैदानी भाग दिख रहा है, ये ध्रुवीय पौने आती और इन क्षेत्रों में क्या करती, तापमान बहुत कम कर देती, कड़ाके की ठंड पड़ती, पूरा ये हिमाच्छादित क्षेत्र होता है, जो हम लोग उत्तर का विशाल मैदानी भाग देख रहे हैं ना, ये पूरा हिमाच्छादित क्षेत्र होता। लेकिन हिमालय पर्वत क्या है, इस तरह से एक अवरोध की भांति, दीवार की भांति, बैरिकेड्स की तरह से है, जो इन उत्तर से आने वाली ध्रुवीय पवनों को क्या कर देता है, रोक लेता है, और इस भाग के टेम्परेचर को गिरने से क्या कर देता है, अप्रभावित रहने देता है, या इस भाग का टेम्परेचर नहीं गिरने देता है। तो इस रूप में देखेंगे कि अगर हिमालय पर्वत नहीं होता तो जो प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर का जो ये मैदानी भाग है, ये मैदानी भाग क्या होता है, ये मैदानी भाग पूरा कड़ाके की ठंड से शीतकाल में प्रभावित रहता। लेकिन हिमालय पर्वत क्या करता है, एक अवरोध की भांति है, जो ध्रुवीय पवनों को भारत में आने से रोक देता है। जबकि चाइना हो गया या उधर यूएसए हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका, वो क्या है, शीतकाल में इन्हीं ध्रुवीय पवनों से बहुत ज्यादा प्रभावित रहते हैं। तो अब देखते होंगे चाइना में इस साल क्या है, बहुत ज्यादा बर्फबारी हुई, इसके पहले वाले साल में कनाडा और यूएसए में बहुत ज्यादा बर्फबारी हुई थी। तो उसका कारण क्या था कि वहां पे अवरोध कोई है नहीं, तो ध्रुवीय पवनें क्या है, पूरा यूएसए और चाइना में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, ये महत्व है इसका। अगला महत्व क्या है
कि यहाँ होने वाली बर्फबारी, अब जो हिमालय क्षेत्र में होने वाली जो बर्फबारी है वो क्या करती है, दक्षिण के मैदानी भागों पर प्रभाव डालती है। तो आप अक्सर देखते होंगे कि इस समय देखिए ठंडी का मौसम है ना, तो आप अक्सर देखते होंगे कि ये सुनने में आता है कि पर्वतों पे बर्फबारी का असर कहाँ दिखेगा, मैदानी भागों में। तो अब न्यूज में सुनते होंगे कि कड़ाके की ठंड बढ़ने वाली है। रीजन क्या है, क्योंकि पर्वतों पे क्या हुआ है, ये कश्मीर में, लद्दाख में, हिमाचल में, उत्तराखंड में, इधर की तरफ क्या हुआ है, या नेपाल में क्या हुआ है, भारी बर्फबारी हुई है। तो बर्फबारी होगी तो इधर की तरफ टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इधर की तरफ कम होने लगेगा। कारण क्यों कम होने लगेगा, कि देखिए जब बर्फबारी होगी तो जाहिर सी बात है कि सतह का तापमान क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाएगा। जबकि इधर के क्षेत्रों में क्या है, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से अधिक है। जैसे पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश, बिहार, इधर क्या है, टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा है, 0 डिग्री सेल्सियस से अधिक है, 10 है, 12 है, 13 है। इधर क्या हो जाएगा, बर्फबारी होगा तो जाहिर सी बात है कि 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाएगा। और यहाँ पर तापमान कम होगा तो क्या विकसित हो जाएगा, यहाँ पर उच्च वायुदाब क्षेत्र विकसित हो जाएगा। क्या विकसित हो जाएगा, यहाँ पर हाई प्रेशर बेल्ट या उच्च वायुदाब क्षेत्र विकसित हो जाएगा। जबकि इसके सापेक्ष इन क्षेत्रों में क्या रहेगा, इन क्षेत्रों में निम्न वायुदाब क्षेत्र रहेगा। तो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ क्या होने लगेगी, पौने प्रवाहित होने लगेंगी। अब ये पौने ऐसे क्षेत्र से आ रही हैं जिनका तापमान क्या है, बहुत कम है, 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम है। तो इस क्षेत्र में क्या कर देंगी, तापमान को ये कम कर देंगी। तो ये पूरा जो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार का, पश्चिम बंगाल का जो क्षेत्र है, या मध्य प्रदेश का ये पूरा क्षेत्र है, ये क्या हो जाएगा, ये कोल्ड वेव या शीतलहर से प्रभावित हो जाएगा। तो आप देखते हैं कि जब हिमालय के पर्वतीय भागों में अच्छी बर्फबारी होती है तो यहाँ पर क्या होता है, ठंड बढ़ जाती है। ठीक है, तो एक तो ये भी इसका महत्व है कि हिमालय पर्वत में होने वाली बर्फबारी दक्षिण के मैदानी भागों में। ठीक है, अब देखिए क्या है ना कि उत्तर की नदियों का उद्गम क्षेत्र, उत्तर की नदियां कौन सी हो गई, उत्तर की नदियां कौन सी हो गई, कि उत्तर की नदियां मतलब हिमालय की जो नदियां हैं, जिसमें क्या हो गया, आपका गंगा हो गया, यमुना हो गया, राम गंगा हो गई, घाघरा हो गया, गंडक हो गया, कोसी हो गई। ये नदियां कहाँ से आती हैं, कुछ हिमालय से आती हैं, कुछ हिमालय के बाहर तिब्बत से आती हैं, जैसे गंडक है, कोसी है, ठीक है, आती हैं, लेकिन ये हिमालय से होकर ही आती हैं। तो ये नदियां क्या हैं, इनका उद्गम स्थान है। और भारत की जो मुख्य नदी गंगा नदी है, उसका उद्गम क्या है, ग्रेट हिमालय में, गंगोत्री हिमनद से। तो वहां से निकलती हैं, बाकी नदियां निकलती हैं। तो हिमालय पर्वत नहीं होता तो इतनी बड़ी नदियां जैसे गंगा, यमुना है या राम गंगा है, ये उत्पन्न नहीं होती। और जब उत्पन्न नहीं होती तो हम इन नदियों के लाभ से वंचित हो जाते हैं। तो एक तो ये है, ठीक है। अब देखिए एक और सबसे बड़ा हिमालय का क्या भूमिका है, कि उत्तर के विशाल मैदान के निर्माण में प्रमुख भूमिका किसकी है, हिमालय की। कैसे है, थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं कि देखिए क्या है ना, कि जो हिमालय पर्वत है, ठीक है, ये जो हिमालय पर्वत है, ये हिमालय पर्वत है। अभी हम लोगों ने देखा था पहले वाले लेक्चर में हिमालय पर्वत की उत्पत्ति में, तो ये हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई थी और ये बीच का भाग क्या था, एक खाई के रूप में था। ये पूरा भाग किस रूप में था, ये पूरा भाग एक खाई के रूप में था। ये ठीक है, ये पूरा भाग क्या था, एक खाई के रूप में था। इधर दक्षिण में क्या था, ये प्रायद्वीप भारत का दृढ़ भूखंड था। और ये क्या था, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति होगी, बीच का ये भाग क्या था, ये एक खाई के रूप में था। ठीक है, ये एक खाई के रूप में था, या निम्न घाटी के रूप में था। अब ये क्या हो गया कि हिमालय से जितनी भी नदियां निकलती थी, चाहे वो गंगा हो, यमुना हो, राम गंगा हो, ये काली जो नदी है ये है, फिर इधर घाघरा हो गया, सरयू हो गई, फिर इधर क्या हो गया, गंडक हो गया, कोसी हो गई, ये सारी नदियां निकल के आती थी तो हिमालय पर्वत का अपरदन करती थी। और वहां से जो अवसाद लाती थी, उन अवसादों से क्या कर दिया इन्होंने, पूरे इस मैदानी भाग को, जो निम्न तली भाग था या घाटी थी या भ्रंश थी, इसको क्या कर दिया इन्होंने, भरना शुरू कर दिया। साथ में प्रायद्वीप भारत की भी कुछ नदियां थी, जैसे चंबल नदी है, बेतवा है, केन है, सोन है, इन नदियों ने भी अवसादों का इसमें निक्षेपण किया, लेकिन इनकी मात्रा सापेक्षता कम थी। जबकि हिमालय से आने वाली नदियों में अवसाद की मात्रा क्या है, बहुत अधिक है। तो ये धीरे धीरे क्या हो गया कि ये जो खाई वाला भाग है, ट्रेंच है, ये क्या हो गया, भरने लगा। और इस तरह से एक विशाल मैदानी भाग का निर्माण हुआ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तर का विशाल मैदानी भाग। तो इस विशाल मैदानी भाग के निर्माण में किसकी भूमिका है, ये हिमालय पर्वत की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। क्यों, क्योंकि हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियां अपने साथ अवसाद लाई और इस निम्न भाग में क्या कर दिया उन्होंने, इसको निक्षेपित किया, डिपोजिशन कर दिया। तो इस विशाल मैदान का निर्माण हुआ। फिर क्या है कि देखिए, भारत में जो जल विद्युत उत्पादन की प्रोबेबिलिटी है, जो पोटेंशियल है, क्षमता है,
उसमें हिमालय पर्वत का बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है। तो हिमालय जो पर्वत है, इसमें जल विद्युत उत्पादन करने की क्या है, बहुत अधिक क्षमता है। जैसे यहाँ पे क्या है, सिंधु नदी है, चेनाब है, झेलम है, सतलज है, ठीक है। और बाकी छोटी-छोटी नदियाँ जैसे पार्वती है, या इस तरह की बहुत सी नदियाँ, रामगंगा है, गंगा है, यमुना है, ठीक है। या जो आपकी तीस्ता नदी है, या ब्रह्मपुत्र नदी और इसकी सहायक नदियाँ सुबनसिरी या मानस, जितनी भी नदियाँ हैं हिमालय से निकल रही हैं, इनमें क्या है, जल विद्युत उत्पादन की बहुत ज्यादा क्षमता है। हालांकि इनका उपयोग अब ज्यादा किया जा रहा है, क्षमता का यूटिलाइजेशन किया गया है, इनका निर्माण किया जा रहा है जल विद्युत परियोजनाओं का, यहाँ पे बड़ी बड़ी जल विद्युत परियोजना जैसे नापता झाकड़ी है, टिहरी है, सुबनसिरी परियोजना है, या इस तरह से बहुत सी परियोजनाएं हैं जो हिमालय की नदियों पे हैं। तो जल विद्युत के लिए ये हिमालय क्षेत्र क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हिमालय क्षेत्र नहीं होता तो इससे निकलने वाली नदियां नहीं होती, और यहाँ पे जल विद्युत उत्पादन की प्रोबेबिलिटी भी नहीं होती। फिर क्या है, देखिए हिमालय की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है, ये प्राकृतिक वनस्पतियों में बहुत संपन्न है, और हिमालय में पाई जाने वाली वनस्पतियां बहुत यूनिक हैं। इसलिए यूनिक हैं क्योंकि हिमालय एक बैरिकेड के रूप में काम किया, कि उत्तर से बहुत ज्यादा एक इंट्रूडर, या जो क्या बोलते हैं, घुसपैठिया प्रजातियां, वो बहुत ज्यादा आ नहीं पाई, तो यहाँ की देशज प्रजातियां बहुत हैं। तो ये क्या है कि प्राकृतिक वनस्पतियों में बहुत संपन्न है, और ये औषधीय पादपों का क्या है, स्रोत है। हिमालय में ऐसे ऐसे औषधि पादप हैं जिनका बहुत अधिक महत्व है, ठीक है। आप रामायण में भी सुन लिया होगा संजीवनी बूटी के बारे में, कहाँ पाया जाता था, हिमालय में पाया जाता था, ठीक है। हालांकि क्या है क्या नहीं आप जानते हैं बहुत बेहतर तरीके से, ठीक है। तो हिमालय में क्या है कि बहुत से औषधि पादप हैं, और ये औषधि पादप क्या हैं, हमारी कई बीमारियों, लाइलाज बीमारियों का इनमें उपचार है। और यूपीएससी की आप एग्जाम में देखे भी होंगे, प्रीलिम्स में पूछा भी गया है, कई पादपों का नाम लेकर के हिमालय में पाई जाती है, ठीक है। और यहाँ पे वनस्पतियों की बहुत अधिक मात्रा है। ये जैव विविधता में क्या है, बहुत अधिक संपन्न है। क्यों? क्योंकि हिमालय के विभिन्न ऊंचाइयों पर विभिन्न प्रकार के जलवायु प्रदेशों का निर्धारण होता है, या विभिन्न प्रकार के जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं विभिन्न ऊंचाइयों पर, ठीक है। हिमालय पर्वत क्या है भाई, ये लेकर, और ये माउंट एवरेस्ट 8,848.86 इतना मीटर ऊंचा है। तो भाई इसमें क्या है, अलग ऊंचाइयों पे अलग अलग जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं, और अलग अलग ऊंचाई पे अलग अलग जलवायु प्रदेश पाए जाएंगे। अलग अलग ऊंचाई पे अलग अलग जलवायु प्रदेश क्यों होंगे, क्योंकि वहां पे तापमान और आर्द्रता की अलग अलग मात्रा होगी। तो इसलिए क्या है, अलग अलग जलवायु प्रदेशों में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां होंगी, और अलग अलग प्रकार के क्या होंगे, जीव जंतु पाए जाएंगे। तो ये जीव जंतु की विविधता बहुत है, यानी कि बायोडाइवर्सिटी के रूप में हिमालय पर्वत क्या है, बहुत ज्यादा रिच है। और यहाँ पे क्या है, ये पर्यावरणीय दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। पर्यावरणीय दृष्टि से इसलिए महत्वपूर्ण है कि हमने देखा है कि पूरे भारत का जो 33% है, कुल भारत के क्षेत्रफल के 33% भाग पे क्या चाहिए, वनाच्छादन चाहिए। लेकिन देखेंगे कि हिमालय में वनाच्छादन का प्रतिशत अधिक है, जबकि जो मैदानी भाग है, जिसमें हम लोग पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम का भाग देखते हैं, वहां पे पर्वतीय भाग की अपेक्षा वहां पे वनस्पतियों, या कहा जाए कि वनाच्छादन क्षेत्र क्या है, बहुत कम है। तो इस रूप में देखा जाए कि पर्यावरणीय दृष्टि से हिमालय पर्वत क्या है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। फिर देखेंगे कृषि एवं फलों के उत्पादन में महत्व रखता है हिमालय पर्वत। अब हिमालय पर्वत में कृषि के लिए क्या है, जो घाटियां वहां पे या पर्वतीय ढालों पे कृषि की जाती है, जैसे अब जम्मू कश्मीर में सेब फलोत्पादन के रूप में देखेंगे, अखरोट देखेंगे, केसर की खेती देखेंगे, जो उसके घाटी में होता है, करेवा मृदा में होता है, ठीक है। फिर आप देखेंगे चाय की खेती होती है, बहुत अधिक चाय की खेती होती है, जैसे उत्तराखंड है, हिमाचल है, और पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग क्षेत्र है, असम का भी पर्वतीय क्षेत्र है। तो ये क्या है, ये फल उत्पादन में, या जो हॉर्टिकल्चर उसमें बहुत है, कृषि के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है ये। तो इसमें भी देख लेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखिए हिमाचल प्रदेश ने क्या किया है कि जो मुलेठी है या दालचीनी है, उसके ऑर्गेनाइज खेती करना शुरू कर दिया है, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो गया है कि ये जो प्लांटेशन है उसका भी बहुत अच्छा ये सोर्स है, होता है यहाँ पे, कहाँ पे, हिमालय पर्वत में, ठीक है। फिर ये खनिज संसाधनों में संपन्न है। हालांकि खनिज संसाधन की दृष्टि से देखा जाए तो ये क्या है, एक अवसादी चट्टान संरचना से बना हुआ हिमालय है। तो इसमें लोहांश या धात्विक खनिज तो नहीं पाए जाते हैं, धात्विक खनिज तो नहीं पाए जाते हैं बहुत ज्यादा। लेकिन यहाँ पे क्या है, डोलोमाइट या चूना पत्थर की थोड़ी बहुत खनन किया जाता है। जैसे उत्तराखंड में क्या है कि चूना पत्थर या डोलोमाइट का खनन होता है। तो इस तरह से इसमें खनिज संसाधन भी थोड़ी बहुत मात्रा में पाए जाते हैं, कोयला भी थोड़ी बहुत मात्रा में पाया जाता है। लेकिन खनिज संसाधन की दृष्टि से बहुत ज्यादा संपन्न नहीं है, ठीक है। प्रतिरक्षा,
ये प्रतिरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि आज ये प्रतिरक्षा की दृष्टि से उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना ये मेडिवल पीरियड या एंशिएंट पीरियड में था। अब इसका कारण क्या था? देखिए इसका कारण क्या था कि आप देखेंगे ना कि हिमालय पर्वत ऐसे है, ठीक है? हिमालय पर्वत की ऐसी स्थिति है कि ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब देखिए क्या है कि ये हिमालय पर्वत ऐसे उत्तर में तो ऐसे, और इसकी ऊंचाई क्या है? बहुत अधिक है। जो ग्रेटर हिमालय है, महान हिमालय है, इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? जो महान हिमालय है, इसकी औसत ऊंचाई है 6100 मीटर, यानी कि 6 किलोमीटर से भी ज्यादा औसत ऊंचाई है महान हिमालय की, ठीक है? इधर उत्तर में ये दीवार की भांति है। यहाँ पे क्या है? सिंटेक्सियल बेंड बना है, तो इधर की तरफ क्या है? सुलेमान तीर्थर पर्वत श्रेणी इधर की तरफ, और इधर की तरफ क्या है? अराकानियोमा पर्वत श्रेणी इस तरह से है। तो ये देखिए कि तीन ओर से जो स्थलीय भाग है ये एक दीवार की भांति हिमालय खड़ा है। तो उत्तर से जितने भी आक्रमणकारी, इधर से कोई डायरेक्ट आक्रमणकारी आने की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं, न हम लोग को सूचना मिलती है। जो मंगोल थे मंगोलिया से आए, वो भी कहां से आए? घूम के इधर से आए। और यहाँ पर क्या है? सुलेमान तीर्थर पर्वत श्रेणियां जो है पाकिस्तान में, इनमें कुछ दर्रे हैं, जैसे खैबर दर्रा है, गोलम दर्रा है, उन दर्रों के माध्यम से ही आए। अगर सपोज कीजिए कि ये हिमालय पर्वत नहीं होता तो ये जो मंगोल थे, जो ये क्या होते? ये डायरेक्ट आते इंडिया में और यहाँ पर गजब का खुराफात करते या मार काट करते, लेकिन वो सीमित रास्तों से ही आए। तो कम से कम हिमालय क्या है कि एक दीवार की भांति उत्तर में है, जिससे अपने दक्षिणी भाग को, यानी कि भारत का जो मुख्य भूमि है, इसको क्या किया उन्होंने? इसकी रक्षा की, प्रतिरक्षा की दृष्टि से। हालांकि अब इस आज के समय में जब वायुसेना का बहुत ज्यादा जोर है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, इस तरह के वेपन्स हैं, तो उसमें ये हालांकि हिमालय पर्वत का उतना ज्यादा उपयोग नहीं है। फिर भी जहां धड़ल्ले से आक्रमण किया जा सकता है, वहां हिमालय क्या है? एक बैरिकेड के रूप में तो है ही, ठीक है? तो हिमालय पर्वत प्रतिरक्षा के लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है? अब क्या है? हिमालय पर्यटन स्थल के रूप में भी बहुत जाना जाता है। बहुत से ऐसे पर्यटक स्थल हैं जो हिमालय पे स्थित हैं, धार्मिक भी हैं। जैसे हिंदू माइथोलॉजी में बहुत से धार्मिक स्थल हिमालय पे स्थित हैं, ठीक है? तो जैसे बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, या जम्मू कश्मीर का जो अ, कैलाश क्षेत्र है, ठीक है? या जिसको बोलते हैं हम लोग वैष्णो देवी क्षेत्र है। तो इस तरह से बहुत से जो पर्यटन क्षेत्र भी यहाँ पर हैं। फिर रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से तो देखेंगे ही, साथ में जो देखेंगे स्वास्थ्यवर्धक जो क्षेत्र है, या हिल स्टेशन जैसे शिमला है, धर्मशाला है, कुल्लू मनाली है, या मसूरी क्षेत्र, जो आप ट्रेनिंग करने जाएंगे, आईएएस बन जाएंगे, तो वहाँ पे देखेंगे लवासना जो है, ठीक है? तो वो देखेंगे। फिर सिक्किम में दार्जिलिंग क्षेत्र जो है, या अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र, तो ये पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है? और आप पढ़ेंगे हिंदू माइथोलॉजी में देता है कि जो ऋषियों की तपोभूमि थी, क्या थी, वो ज्यादातर तपस्या कहाँ करते थे? हिमालय के क्षेत्रों में ही करते थे, ठीक है? तो ये है। मानव आवास के लिए बहुत ये महत्वपूर्ण है। ह्यूमन सेटलमेंट बहुत अधिक पाया जाता है, जैसे जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, या सिक्किम के क्षेत्रों में, या पूरा नेपाल का क्षेत्र है, भूटान का क्षेत्र है, या अरुणाचल प्रदेश है। तो ह्यूमन सेटलमेंट यहाँ पे बहुत अच्छी खासी मात्रा में पाई जाती है। यानी मानव आवास के लिए भी क्या है? हिमालय बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है? और इसके अलावा क्या है? ये प्राकृतिक सीमा का कार्य करता है। जैसे भारत चीन के बीच में सीमा विभाजन है, भारत नेपाल के बीच में कुछ हद तक सीमा विभाजन है, भारत भूटान के बीच में सीमा विभाजन है, या भारत पाकिस्तान के बीच में सीमा विभाजन है। तो उसके लिए भी क्या करता है? ये एक प्राकृतिक सीमा का कार्य करता है हिमालय, ठीक है? तो इस रूप में हिमालय के महत्व को हम लोगों ने डिस्कस किया, ठीक है? आई थिंक ये क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। इसको आप ध्यान से पढ़िएगा तो आपको बिल्कुल ये समझ में आएगी। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।